कहते हैं ना, युवा किसी भी देश की नींव होते हैं और अगर उनमें स्किल्स हो, हौसला हो और इनोवेशन हो तो वो किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर देते हैं। बिल्कुल। आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर बात करेंगे उस कड़ी की जो इनोवेशन, युवा और पेटेंट्स सबको एक साथ जोड़ती है, NRDC यानी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जी हाँ, बिल्कुल। और जब युवा वर्ग सशक्त होता है तभी कोई देश आगे बढ़ पाता है। तो आज हमारे टेक ट्रेंड सेगमेंट में हम जानेंगे कि किस तरह से NRDC पेटेंट स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोमोडोर अमित रस्तोगी जी, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में NRDC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DD मॉर्निंग शो में। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की आज के संदर्भ में क्या अहमियत है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी। सबसे पहले मैं दूरदर्शन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को ये मंच दिया अपने विचार साझा करने के लिए। NRDC मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 70 साल पुरानी CPAC है, जो टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन और IPR पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के काम में रत है। और आपके इस प्रश्न पे आते हैं जिसमें आपने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की महत्ता के बारे में पूछा है। तो इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, यूथ एंड स्किल्स। And if you look at it as far as our country is concerned, we have got a demographic dividend in which our young population up to around 65% falls into this category. Okay. And if we empower this youth primarily through skills, it will obviously contribute to Indian economy. Okay. So what is our aim? We want to give them the skills primarily for their own well-being, and also they should be able to contribute to the country's future and take it towards Viksit Bharat. That is the importance of this particular day. बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर, अगर बात करें आज के युवाओं को, तो इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट में उन्हें किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं या फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, दोनों प्रश्न, ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही है। चैलेंजेस हैं क्योंकि स्किल्स की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, जब हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। अब हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जिसमें टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इस पेस से डेवलप हो रही हैं कि आप देखेंगे इसका टर्न अराउंड हर 6 महीने में और साल भर में हो जाता है। तो इसका मतलब स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी जल्दी चेंज हो रही है। सो इट मीन्स इट पुट्स अ डिमांड ऑन एवरीवन टू स्किल एंड री-स्किल. It means there is a requirement for a youth to be more adaptable, primarily to the technology environment which he is facing, and in order to be current with the technology trends, the way the things are happening. Because आपने देखा होगा, जैसे पहले हम हैंड टूल्स यूज़ करते थे, फिर लेथ मशीन्स आई, फिर उसके बाद CNC मशीन्स आई, अब हम 3D प्रिंटिंग मशीन की बात कर रहे हैं और हम डिजिटल ट्विंस यूज़ करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो अगर हम ये स्किल अपनी अडेप्ट नहीं करेंगे इस चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये चैलेंजिंग जॉब है ज़रूर। पर उसके लिए मेरे ख्याल से सरकार ये स्टेप्स भी ले रही है कि हम अपने यूथ को एम्पावर करें नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। बिल्कुल। ओके। और सर, NRDC का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह उपयोगी है? मेरे ख्याल से आपने मेरे दिल का प्रश्न पूछा क्योंकि जिसके लिए मैं यहाँ हूँ और ये बताने के लिए कि NRDC किस तरह से ये इसमें सहयोग करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि NRDC 70 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्थापन इसलिए हुआ था क्योंकि CSIR लैब्स बने थे 1950s में। उनकी टेक्नोलॉजी जो डेवलप होंगी उसको कमर्शलाइज करने का जिम्मा NRDC को दिया गया था कि दैट you should be able to commercialize these technologies. But who will take these technologies? Obviously the startups, MSMEs in the industry, which is obviously run by our youth. So in a way, through this effort of technology commercialization, basically we support youth to embrace technology and establish their businesses. And at NRDC we provide the wholesome support, what we call it is a 360-degree support to any startup who can ideate around these technologies and establish their businesses, and whatever support is needed for establishing their business we provide them at NRDC. That's great. Great. अभी हमने बात की थी पेटेंट स्किल डेवलपमेंट की, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि पेटेंट्स का युवाओं के करियर और एंटरप्रेन्योरशिप पर किस तरह का रोल है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आई थिंक जैसे हमने कहा कि आज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पे हम बात कर रहे हैं कि स्किल एक युवा के पास होनी चाहिए। और जब उसके पास स्किल होती है तभी मेरे ख्याल से वो कुछ इनोवेशन करता है।
और जब इनोवेशन करता है वो किस लिए वो इनोवेशन कर रहा है, क्योंकि वो उससे बिज़नेस डेवलप करना चाहता है, बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाहता है। और वो जो बिज़नेस एस्टैब्लिश करता है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। तो वो तभी कॉम्पिटिटिव हो सकता है, उसको एक कॉम्पिटिटिव एज तभी मिल सकती है कि जब अपने वो काम को प्रोटेक्ट करें। जी। और पेटेंट वो एक जरिया है, एक वो लीगल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आपका काम जो आप कर रहे हैं, आपने जो क्रिएटिविटी आप लेकर के आए अपने बिजनेस में, आप उसको प्रोटेक्ट करें और उसका एक फाइनेंशियल एडवांटेज लें। और इससे ना तो उनके बिज़नेस को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विश्व में अपने बिजनेसेस को, अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर ले जाने के लिए भी मौका मिलेगा। सो इट इज़ नॉट फॉर, यू कैन से दैट इट सपोर्ट्स मेक इन इंडिया, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मेड इन इंडिया, सो दैट वी मेक टेक्नोलॉजीज फॉर द वर्ल्ड विच इज़ वेल प्रोटेक्टेड थ्रू द पेटेंट्स, एंड द पेटेंट्स डू दैट जॉब। तो क्या सर पेटेंट कराना मुश्किल और खर्चीला प्रक्रिया है, खासकर युवाओं के लिए? और एनआरडीसी छात्रों या फिर युवा स्टार्टअप्स को पेटेंट और कमर्शियलाइजेशन करने में किस तरह मदद मिलती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो जर्नी है पेटेंट से कमर्शलाइजेशन की, और ख़ासतौर से जैसे मैंने कहा कि पेटेंट की महत्ता है, हमारे यहाँ इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है अभी, जो नीतियाँ बनी हैं भारत सरकार की, उसमें सपोर्ट दिया जा रहा है स्टार्टअप्स को और इंडिविजुअल इन्वेंटर्स को भी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें जो कॉस्ट है पेटेंट फाइलिंग की वो काफ़ी कम है। तो उससे उनको एक सहयोग मिलता है कि बशर्ते, जैसे आप कोई एग्जांपल लें, 8,000 ना खर्चा करके वो 1,600 रुपये, 80% less than what the normal person gives is what is the financial support which is provided to them for filing patents. Expedited examination में उनके लिए सुविधा दी गई है कि जो चीज़ आपको सालों लगते थे वो आप 6 या महीने या 12 महीने में एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन के जरिए अपने पेटेंट्स को ग्रांट करवा सकते हैं। ओके। तो सर, क्या पेटेंट्स करवाने से युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लाभ मिलता है, और भारत में पेटेंट सिस्टम कैसे यूथ फ्रेंडली हो चुका है? देखिए, यूथ फ्रेंडली की बात तो ऐसी है कि आज का युवा डिजिटल माध्यम चाहता है, राइट जी। और अगर आप उसको वो डिजिटल माध्यम दे देते हैं, कोई भी चीज़ ऑनलाइन करते हैं, वो एक तो वो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आईपी फाइलिंग हैज़ बिकम ऑनलाइन, इट इज़ मोर ट्रांसपेरेंट, एंड वॉट एवर they also have the provision of doing PCT filing. It means they can file their patents abroad utilizing this provision. And when you file in a particular different geographical location in the world, he gets an advantage of the market and a competitive edge in that particular market for his technology, because that becomes quite unique to him. And obviously, that also shows that how India as a country is basically progressing in various technological fields and contributing to the world economy. बिल्कुल। और सर, एनआरडीसी की अगर उपलब्धियों की बात करें तो क्या आप ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहां किसी युवा इनोवेटर ने पेटेंट कराया हो और फिर उसे व्यावसायिक लाभ भी मिला हो? बिल्कुल, एक नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एनआरडीसी भी एक 70 साल पुरानी जरूर है, but we have grown with times, Right. and we have adapted to the new technology environment. How we have grown is mainly because we have got, we know our startup ecosystem, it is the third largest in the world, and with so many startups in place, where should they be in? Because NRDC is an organization which is for all, and the startups who come to us for ideation and then we help them establish their business through our incubation centers, wherein we have also established design clinic facilities, system engineering labs, technology readiness level assessment facility. तो उसके जरिए जब उनको उस तरह का सपोर्ट मिला, हमारे पास प्रमोशनल स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके जरिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं 1 करोड़ उनके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, फिर 1 करोड़ उनको टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन के लिए। तो उसके जरिए उन लोगों को अपने बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आने में काफ़ी सहयोग मिला। और एक ऐसा एग्जांपल है जो कि एक सर्विंग सर्जन है, जो प्रैक्टिसिंग सर्जन है बेंगलोर के, जिन्होंने कैंसर पेशेंट्स के लिए एक वॉइस प्रोसेसेस बनाई है, जो कि सिर्फ इंडिया के मार्केट के लिए ही नहीं है, वर्ल्ड मार्केट के लिए है। और ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है विच हैज़ गॉन थ्रू द पोर्टल्स ऑफ, आई वुड से, एनआरडीसी, थ्रू द सपोर्ट व्हाट एनआरडीसी हैज़ प्रोवाइडेड टू देम. And it has made a person who did not have the voice for 15 years, and it has given voice to them. So that is the kind of empowerment which has happened through the financial support which NRDC had provided. And there are very many more examples like this. That's great, sir. राइट। तो सर, ऐसे भी कोई स्कीम्स हैं या कोई ऐसे कोई प्रोग्राम्स हैं जो एनआरडीसी खास तौर पर यंग इनोवेटर्स के लिए बना रही है?
मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी भी स्कीम्स हैं वो सब टेलर मेड है यूथ के लिए, ओके, और उसमें हम वो व्यक्ति जो आय अर्जित कर रहा है and also is contributing to Indian economy is primarily basically whatever we are doing, it should support them. So we have got two promotional programs, that is program for inspiring inventors and innovators and program for development of technologies for commercialization, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन का सपोर्ट देते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट देते हैं, पेटेंट असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं टू द एक्सटेंट द फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वी ऑल्सो प्रोवाइड सीड फंडिंग ऑफ अराउंड 30 lakhs to a startup to commercialize his technologies. There are outreach centers which we have established pan India primarily, which are co-located with industry and academia, so that they need not come to NRDC at Delhi. We should reach out to them, and that is the effort which we are doing it. And there is a futuristic approach also to this, which I would like to certainly share, that we are also looking at establishing national technology translation organizations, and in a hub and spoke model which will be a one-stop shop for a startup. So it means merely as of now he goes to an incubation center for a co-working space, but that is not so. We are setting up a facility in which once he comes to us, he ideates around a particular technology, and then he जैसे कहते हैं कि वो वहाँ से ही पास आउट होगा और उस ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंशियल सपोर्ट, पेटेंट असिस्टेंस सपोर्ट, डिज़ाइन का सपोर्ट, सिस्टम इंजीनियरिंग का सपोर्ट, वो सब उसको उस जगह से मिलेगा. जी, ग्रेट. सर, मेरा अगला सवाल है कि क्या भारत में स्किल्स और स्टार्टअप्स को जोड़कर एक स्किल्स टू स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया जा रहा है? मेरे ख्याल से आज का जितना भी हमारे पास माहौल है, द एंटायर इकोसिस्टम व्हिच इज डेवलपिंग इज अराउंड द स्टार्टअप्स. वेरियस स्कीम्स व्हिच आर कमिंग आर प्राइमरली फॉर द स्टार्टअप्स. एज आई मेंशन्ड टू यू that in NRDC itself we have got very many schemes which are supporting startups. Besides this, Ministry of MSME, Ministry of Skill Development, ANRF जो अभी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, उन सब के जरिए various financial supports and the schemes are available in which will support startup for establishing their entities. Okay. तो सर क्या NRDC युवाओं को टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग करने की भी सलाह देता है? I think that was the core job which I told you initially, because technologies आती कहाँ से हैं? हमारे पास public funded research institutes हैं, various academic institutions हैं, तो उनकी technologies NRDC को assign होती हैं. Okay. ये हमारे एक that is the core job what we do, mainly because the scientists may not have the bandwidth to commercialize their technology. So we do that non-core job of getting the technologies assigned, and then we provide that technology data bank, you can call it, to the startups, MSMEs or industry for establishing their business entities. How do we support them through this? It is not merely a matchmaking platform, it is primarily a platform in which we do various value addition activities. It means we help him with the market survey, we help him with the engineering plant design, we give them the feasibility study reports, DPRs and social impact studies around that technology, so that he can take a conscious call. And as of now also the effort is that these technologies which are getting developed in our public funded research institutes are generally not visible to a startup or to industry. So can we create that kind of ecosystem by which they can see those technologies, and instead of reaching out to one or two, we can make it visible and mass to all those beneficiaries in the country, not only in the country but abroad as well. So we are working on a national technology exchange, and इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर कलई सेल्वी का, जिन्होंने ये पाथ ब्रेकिंग डिसीजन लिया 27 मई की मीटिंग में कि ये एक सुविधा देश के लिए, इट इज़ लाइक एन ऑफरिंग primarily not to the startups of the country but for the world. It is an offering and it basically works on the principle of Vasudhaiv Kutumbakam, and that's, I think, in the days to come we will get to see the national technology exchange platform coming through the portals of NRDC. Exactly. तो सर पेटेंट्स के जरिए क्या हम आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूती दे सकते हैं और कैसे मजबूती दे सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे क्योंकि पेटेंट के जरिए सबसे पहले मैंने कहा कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को प्रोटेक्ट करता है, इसे वो कॉम्पिटिटिव एज देता है. तो जब आपको कॉम्पिटिटिव एज मिली तो बट नेचुरल है, इट इज़ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग सपोर्टेड थ्रू द पेटेंट विच हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिम. We give him that unique space in which he is able to operate without getting worried about infringement, which possibly can happen if he works on
or if he does reverse engineering and Right. tries and gets that particular technology within the country. So it gives him that kind of support. ओके और सर स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एनआरडीसी की भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैब्स और उद्योग जगत के बीच में किस तरह की कोलैबोरेशन है? आई थिंक ये जो कोलैबोरेशन है, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, इसके बारे में काफ़ी चर्चा की जाती है. नीति आयोग भी इस विषय के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है. एनआरडीसी बट नेचुरल है क्योंकि ये हमारे काम का एक साधन है जी. कि हमारे पास असाइनर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, एनआरडीसी है, और प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसी यानी कि इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज हैं. तो एनआरडीसी एक ये ब्रिज बनाता है इन तीनों संस्थाओं के बीच में. तो इसमें पुश एंड पुल मॉडल वो बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही हैं हमारे पब्लिक फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे मैंने आपको कहा पुश मॉडल, आपने बिना ये जानकारी किए हुए कि बाहर इंडस्ट्री को क्या चीज़ चाहिए, आपने वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की. तो जैसे आपने सुना होगा कि हमने इतनी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं, वो कमर्शलाइज नहीं हो पा रही. वो कारण यही है कि with that kind of disconnect with the customer, or I would say the industry's needs, the technology development, if it happens, you will not find much takers for it. So that is where we play a role to identify those gaps which are there with the industry and help them with development of technology through these partnered or networked laboratories pan India. जिसमें सिर्फ CSIR के labs नहीं हैं, ICMR, ICAR, DST के labs हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इन सब के साथ हम जुड़े हुए हैं. और पिछले चंद वर्षों का प्रयास हमारा ये रहा कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ भी MOU किया, IISc बैंगलोर के साथ MOU किया, और उनकी वो टेक्नोलॉजीज़ को हम एक नई दिशा दे रहे हैं इस MOU के जरिए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. तो आज स्टूडियो में हमारे साथ एनआरडीसी के रोल के बारे में, खासकर स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन के बारे में जानकारी साझा कर रहे थे कोमोडोर अमित रस्तोगी जी, जो कि इंडियन नेवी से रिटायर्ड हैं और वर्तमान में नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.